हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा और आपका सबका चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। और दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था हमारा भी वो भी हो चुका है और मैंने अपने साक्षात अपनी जो है आंखों से देखा है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो आपको जो अब इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बिल्कुल चकाचक और बिल्कुल गर्मा गर्म जो है इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी के लिए। और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और बिल्कुल आज के बाद आपको शायद ही कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ जाए जिनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वो इस प्लीज़ पूरी वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है तो बिल्कुल आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे बिल्कुल जो देखा है। क्योंकि लास्ट में सबसे पहले जो लास्ट में जैसे कि हम जो सी और डी होता है, तो हमारा सी वाले में था, ए और बी वाले दूसरी बिल्डिंग में थे। ठीक है, दो बिल्डिंग हैं, तो इधर वाली बिल्डिंग थर्ड फ्लोर है, तो हमारा सी और डी को अलग पहुंचा रहे हैं बिल्डिंग में, ए और बी को अलग पहुंचा रहे हैं। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे सबसे पहले तो आपको वहाँ पर बैठेंगे, हॉल होगा। ठीक है, हॉल से जो है एक मैं ये बताना चाहूँगा, एक भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि वहाँ से कितनी दूर लोकेशन। तो देखिए वो मणिपुर से हैं, पता नहीं सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो लेकिन मणिपुर वाले जो हैं अगर हैं फ़िलहाल, तो अगर मणिपुर से हैं तो आप लखनऊ जैसे जैसे पहुँचें, और लखनऊ कुछ भी करके जो है आप सुबह जो है 9 बजे पहुँच जाएँ। 9 बजे आप लखनऊ स्टेशन पर होने चाहिए, थोड़ा देर से भी जाएँ कोई बात नहीं। 9 बजे आप दूर से आ रहे हैं तो 9 बजे तक तो आ ही जाएँ स्टेशन पर। जो दूर के लोग हैं बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, मथुरा से भी आ रहे हैं, पूरा यूपी आ रहा है, बाहर स्टेट का भी बच्चा आ रहा है। और उसके बाद में फिर जो है वो आधा घंटा टेम्पो वाला लेगा आपसे, 30 रुपये ले रहे हैं वो, और आपको बिल्कुल उसके गेट पर ही छोड़ देगा। ठीक है, आधे पौन घंटे में। उसके बाद में आपका 10 या लगभग 10:30 बज जा रहे हैं, उन्हें आधा घंटा तो अभी ऑफिस खुलने में हो जा रहा नहीं लेगा। ये जो कर्मचारी हैं वो खुद 15-20 मिनट लेट आ रहे हैं, तो आप 10:15 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाए आराम से और सारे डॉक्यूमेंट भर लें आप। उसके बाद में आपको हॉल में इकट्ठा कर दिया जाएगा, फिर वहाँ से हमें बाहर भेज दिया जाएगा जो ABCD वाले होंगे। और फिर वहाँ पर आपको एक टेबल के सामने, सी के सामने अलग टेबल टीचर बैठे होंगे, सी वाले बच्चे जो ग्रुप है उनका अलग चेक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डी वाले जो बच्चे हैं उनका अलग टीचर चेक करेगा। तो कुल मिलाकर मेरे साथ में जो है 12 बच्चे थे, 12 बच्चे सी वाली टेबल पर और 12 बच्चे ही आपके डी वाली टेबल पर थे। अब बात आती है कि वहाँ पर क्या हुआ। देखिए सबसे पहले मैं एक एक करके बताऊँगा, क्योंकि मेरा जो नंबर था वो 12 बच्चों में से 11वां था। तो मैंने देखा 10 बच्चों में से, तो मैंने टोटल ऊपर ओवरऑल आपको बताऊँ तो वहाँ पर आपको 12 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे एबसेंट थे। पहले तो 2 बच्चे नहीं आए थे, और फिर बच्चे आपके कितने 10, और 10 में से भी 2 बच्चे सिर्फ ऐसे थे जिनके ग्रेजुएशन और इंटर में फर्स्ट डिवीज़न थी। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न थी उनकी, 61 पॉइंट उसके इंटर में थी और 67 पॉइंट कुछ जो है उस लड़के की आपकी BSc ग्रेजुएशन में थी। उसके बाद B.Tech था, तो इतनी थी उसकी। तो वो तो, और 29 उससे पूछा मैंने, तो 49 नंबर वो अपने रिटर्न में बता रहा था। इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो गया और हमने वहीं पर उसको बधाइयाँ दे दी। अब बात ही, और आपकी एक समस्या आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या कि जो मार्कशीट, अगर आपकी ऐसा वहाँ पर एक बच्चा भी आया मेरे सामने कि उसकी जो मार्कशीट थी वो तो जब इसकी जो लास्ट डेट थी उससे पहले यानी कि मई में आ चुकी थी। मार्कशीट जो रिजल्ट था वो उससे पहले आ चुका था, लेकिन जब मार्कशीट निकलवाई है तो वो जो आई है वो जो है आपकी अक्टूबर की आई है। तो वहाँ पर जब उसने दिया तो पहले तो टीचर ने नो कर दिया देखकर, लेकिन बाद में उस लड़के ने बताया कि सर उसने वो जो रिजल्ट जो निकाला था अपना, जैसे हम निकाल लेते हैं जब हाथों रिजल्ट आता मई जून में, तो वो दिखाया। बोले सर ये तो मेरा इससे पहले आ चुका है। तो वो कन्फ्यूज़ हो गए, तो काफ़ी देर तक दोनों टीचर में डिस्कस होता रहा। तो फिर वो एक अलग ऑफिस में गए, वहाँ पर पूछ के आए, तो उन्होंने यस कर दिया। बाद में यस वहाँ पर लिख दिया, बोले हम नहीं चाहते किसी के 8 नंबर ख़राब हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में उसकी सेकंड थी। तो उन्होंने जो नंबर जो वो बच्चा साथ में लाया था, मार्कशीट भी अपनी साथ में लाया था, और उसने जो रिजल्ट प्रिंट किया था उस टाइम पर जो मई के महीने में आ गया था, मई जून में, वो भी वो अपने साथ में लेके आया। तो उससे जो है उसका काम हो गया। उन्होंने यस, उसको नो को काट कर मेरे सामने ही यस कर दिया, और दोनों की परसेंटेज लिख दी कि इंटर में कितनी थी और ग्रेजुएशन में कितनी थी। तो ईजिली उसका वो काम हो गया। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपके अगर डिग्री अगर लगभग बात की है, मान लो डिग्री जो आपका मार्कशीट है जैसे फाइनल ईयर की, वो बात की होगी, और उससे जो उसकी जो ग्रेजुएशन की जो रिजल्ट है वो उससे जो है पहले आ गया, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। और पॉइंट नंबर 2 है, जिन लोगों की डिग्री है वो बात की है तो वो चल जाएगी, ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है। और डिग्री नहीं है तब भी आपका हो जाएगा, आप उसकी जो है फ़ोटो स्टेट ले जाएं अगर नहीं है डिग्री। तो वहाँ पर एक जो है स्टूडेंट ऐसा भी था जिसकी वहाँ पर उसके पास डिग्री नहीं थी, तो वो जो है उनसे पूछा सर मैं क्या नेट से अपने घर से मंगा लूँ, तो बोले हाँ मंगा लीजिए आप, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस लड़के को उन्होंने भेज दिया आपको प्रिंट कराने के लिए। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक फॉर्म दिया, उस पर लिखा हुआ था कि मैं लिख दीजिए इसमें कि मैं 15 दिन तक डिग्री लाकर यहाँ पर सबमिट कर दूंगा, और कृपया मुझे 15 दिन की जो है अनुमति दी जाए डिग्री लाने के लिए।
तो वहाँ पर उसने लिख दिया और वो सबमिट कर दिया उन्होंने। तो वो लड़का जो है 15 दिन के बाद, एक लड़का और था, वो भी 15 दिन के बाद अपनी डिग्री लेकर आ जाएगा। वो डिग्री नहीं लेके आया था किसी कारणवश, और खाली उसके पास जो है मार्कशीट थी 3 ईयर की। तो आपकी ये परेशानी भी दूर हो गई। आई होप कि जो है भाई डिग्री नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूँ। तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, चाहे अगर आपके पास अभी अगर है आगे टाइम है तो प्रोविजनल बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट हर कीमत पर आपका होगा ही होगा। बस ये है कि आपकी जो रिजल्ट आया हो ग्रेजुएशन का वो बात का ना हो, ये ध्यान रखें। यहाँ पर मेन कारण ये है, उन्होंने यस कर दिया है और ना ही उस लड़के से प्रोविजन भी नहीं भरवाया उन्होंने, जो जिसकी डिग्री जो थी वो जो है बाद की थी, मार्कशीट सॉरी बाद की थी उसकी, जिसका खाली रिजल्ट आया था उससे कोई प्रोविजन नहीं भरवाया गया है। दूसरी बात आ रही है आपकी ईवीएस सर्टिफिकेट की। देखिए ईवीएस वाले तो वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 ही बच्चे थे। वो उन्होंने हाथ उठाया, बोला कि भाई कौन कौन ईवीएस वाला सबसे पहले, तो मुश्किल से 2 या 3 बच्चे थे ईवीएस का, तो उनका सर्टिफिकेट पहले का ही था, तो उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जनरल वाले हैं, जितने भी जनरल वाले हैं मैं उनको कहना चाहूँगा उनको स्थायी निवास की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद नहीं लगाया स्थायी निवास, हम जनरल में आते हैं तो वहाँ पर साफ लिखा, जब को आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। देखिए जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें यस नो वगैरह सब लिखा होगा, रोल नंबर लिखना होगा, माता पिता का नाम कोई जरूरत नहीं लिखने की। वहाँ पर जो यस करना है उसे यस कर दो, नो है तो नो कर दो। फिर जिस ऑर्डर में लिखा होगा कि आप सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएं, सनद लगाएं, इंटर लगाएं, इंटर की सनद लगाएं, ग्रेजुएशन लगाएं, ग्रेजुएशन की सनद लगाएं, ट्रिपल सी का डिप्लोमा लगाएं। और अगर आप आरक्षण चाहते हैं, उसमें लिखा हुआ है अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो अपना स्थायी निवास लगाएं, जाति प्रमाण लगाएं और आय लगाएं। और एक ब्रैकेट दे रखा है जो लास्ट का पॉइंट, उसमें लिखा है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और ब्रैकेट करके दे रखा है आरक्षण लाभ लेने की स्थिति में। यानी कि अगर आप आरक्षण लाभ लेना चाहते हैं, मान लो ईवीएस कैटेगरी की हैं, किसी भी कैटेगरी में आरक्षण मिलता है उसमें है, तब तो आप स्थायी निवास लगाएं, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। जो जनरल वाले हैं वो सिर्फ अपना और ताम झमेला लेके चले जाएं, वहाँ पर इसकी स्थायी निवास की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप जनरल में हैं और आपका स्थायी निवास कितना ही पुराना है कितना ही नया है तो आप लेके चले जाएं भले से। लेकिन वो मैंने उनसे पूछा भी नहीं, सर अगर जनरल में है और अगर हमें आरक्षण नहीं लेना है तो क्या हम स्थायी निवास लगाएं? बोले कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। ब्रैकेट में लिखा हुआ आप पढ़ें, उन्होंने खुद कहा इसे ढंग से पढ़ो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण की स्थिति में मान्य। उसमें ब्रैकेट आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है जनरल में कि जनरल अगर स्थायी निवास लेना है तो आरक्षण लेना है तो लगाएं, अदरवाइज आप उसमें लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाएंगे स्थायी निवास तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, और ये शायद बात आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी कि स्थायी निवास की जो अलग अलग बातें चल रही हैं। और मैंने आपका आज ईवीएस से रिलेटेड डाउट क्लियर कर दिया है, प्लस स्थायी निवास का आपका जो बार बार डाउट आ रहा था कि भाई हमारा लास्ट डेट का है 2010 का है, किसका है, मेरा खुद 2010 का था। अगर आप चाहते हैं, चाहे मैंने कहा भाई लगा दूँ, बोले लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाओगे तब भी कोई बात नहीं है। मेनली जो आपके पास ट्रिपल सी का मेन है, आपकी ग्रेजुएशन मेन है और इंटर मेन है, अगर आप जनरल कास्ट में हैं तो। अगर आप ओबीसी में लेना चाहते हैं, आरक्षण में लेना चाहते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, और उस डेट से भाई पहले के होंगे। उस डेट से अगर बात के हैं, कुछ बच्चों के बाद के थे, तो वहाँ पर आपका तुरंत प्रोविजनल फॉर्म भरवा लिया जाएगा कि जो है मेरा जो है ये डॉक्यूमेंट उसके बाद का बना हुआ है, और आयोग का निर्णय जो होगा वो मुझे मान्य होगा। लेकिन वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप फॉर्म कुछ नहीं भरते हैं तो वहाँ पर सारा वो आपको आप वहीं पर टेबल पर जो है भरवा लेंगे, साइन वाइन कर लें आप। 3 फ़ोटो की जरूरत पड़ रही है, एक तो आप चिपका लें, उस पर साइन कर लें और डेट डाल दें, और जो 2 फ़ोटो हैं तो उस पर आप सिर्फ साइन कर दें फ़ोटो के ऊपर, और उनको जो है उनको बाद में मांगे हैंड टू हैंड वो चिपका देंगे। तो ये थी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज की फ़िलहाल, और ऐसी डेली हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है दें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई जो है गलत सलत कमेंट नहीं करें, उससे डीमोटिवेशन मिलता है। और आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो ना देखें भले से, लेकिन कोई गलत कमेंट वगैरह ना करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। आप इतने लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है कोई नहीं करता है, तो एक क्लिक करना है सिर्फ आपको, जिससे कि हमें भी जो है और यूट्यूब की तरह फीचर मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।